हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे ईवीएस फॉर सीटेट 2022 को टारगेट करते हुए। ईवीएस की क्लास नंबर आज ये आपकी 6 रहेगी। इससे पहले 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर के इन क्लासेस को देख सकते हैं। आज के इस क्लास में 25 क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो रुके हुए या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। जो पानी रुक जाता है या इकट्ठा हो जाता है उस पानी से हो सकती है। आप सभी को पता है कि जो पानी रुक जाता है या जो ठहर जाता है, रुका हुआ पानी होता है, उसमें उसके ऊपर देखना तो बहुत सारे मच्छर होते हैं, है ना, बहुत सारे कीटाणु वगैरह होते हैं ना। तो उसमें जो मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें उसकी वजह से मलेरिया, वो जो मच्छर जब काट लेते हैं तो मलेरिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया। रुके हुए पानी, इकट्ठा पानी से क्या होता है? मलेरिया नामक रोग हो जाता है। वहीं पर अगर बात करें पोलियो और चेचक, पोलियो और चेचक ये दोनों विषाणु द्वारा फैलते हैं, यानी कि ये विषाणु जनित रोग हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो निमोनिया है ये किससे होता है? तो जो निमोनिया है ये एक जीवाणु होता है, एक जीवाणु होता है जिसका नाम डिप्लोकोकस होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, क्या नाम होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी ये एक जीवाणु होता है जिसके कारण न्यूमोनिया होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। पोलियो और चेचक विषाणु द्वारा फैलते हैं, यानी कि विषाणु जनित रोग है। ये जीवाणु है जिसकी वजह से निमोनिया होता है, जिसका नाम डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। बात यहां तक क्लियर हो जाती है। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है, यानी कि एक डॉक्टर है जो मरीज को दवाइयां लिख रहा है, साथ ही उसे क्या कहता है कि गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाना। दवाई तो खाना ही खाना, साथ में आपको हरी पत्तेदार जो है सब्जियां खानी है, गुड़ खानी है, आंवला खाना है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए या हो सकता है? जब भी कोई डॉक्टर मरीज को दवाइयां लिखता है, साथ में गुड़, आंवला, ये पत्तेदार सब्जियां खाने को कहता है, इसका मतलब है कि मरीज को अनीमिया रोग हो गया है। क्या? अनीमिया रोग से मरीज पीड़ित है। अनीमिया जो रोग है यह आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से अनीमिया रोग हो जाता है। गुड़ हो गया, आंवला हो गया, आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, इनमें ये जो आयरन होता है ना, ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए डॉक्टर ने क्या किया? मरीज को गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां ये सब खाने की सलाह दी, क्योंकि मरीज अनीमिया से पीड़ित है और अनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है। इन सब चीजों में आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की? कितनी बड़ी बात है भाई, मच्छर के अंदर ताक झांक कर ली और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो वो आपको हैं, वो आपके हैं मच्छर के पेट में ताक झांक करने वाले रोनाल्ड रोस। कौन है? रोनाल्ड रोस, जो कि ब्रिटिश चिकित्सक हैं और नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। यही वो चिकित्सक हैं जिन्होंने सबसे पहले मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की, उसके पेट में झांक करके देखा और ये सिद्ध कर दिया कि मलेरिया जो है वह मच्छर से फैलता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। मच्छर के पेट में ताक झांक करने वाले रोनाल्ड रोस हैं, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। मुझे पहले मैं कांपता हूँ, फिर मुझे बुखार आता है, सर दर्द होता है और फिर बाद में पसीना आता है ना। ये जो है इस चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दे दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? यहाँ पे रजत को मलेरिया हो सकता है। क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है। ठीक है,
तो इसके उपचार में क्या कहते हैं कि जो कुनैन होता है ना उसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। ये जो है पूरा ये मलेरिया का लक्षण होता है और इसके उपचार में एक होता है कुनैन। क्या होता है? कुनैन। इस बात को ध्यान रखिए, क्वेश्चन में पूछ लेता है। कुनैन होता है, इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। कुनैन की छाल का प्रयोग किया जाता है इस रोग से मुक्ति पाने के लिए, यानी कि मलेरिया से मुक्ति पाने के लिए, जिसका स्वाद बहुत कड़वा होता है। क्योंकि यहाँ पे उसने कहा कि डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है ना, तो इसका मतलब उन्होंने कुनैन की छाल दी है। ओके, और बच्चे को क्या है? मलेरिया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें प्यारे दोस्तों पराग कहा जाता है। किसी भी फूल हो, कोई फूल हो, है ना, उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं उसको खोल करके देखिएगा तो उसके अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, है ना। हम लोग देखते हैं तो उसमें कुछ पतला पाउडर सा दिखाई देता है, जो कि पराग कहलाता है। क्या कहलाता है? पराग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका जो है वो राइट वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है। क्या कहता है? कोई डॉक्टर है जो रोगी से कह रहा है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? मैंने अभी आपको पीछे बताया है। अभी डॉक्टर ने उसको क्या सलाह दी थी? जिसको मलेरिया था, क्या खाने की सलाह दी थी? याद है कि नहीं है याद आपको? देखिए, तो यहाँ पे डॉक्टर ने उसको क्या कहा था? आंवला खाना, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना, गुड़ खाना, क्योंकि इसमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। किसकी कमी है? हीमोग्लोबिन की कमी है। तो रोगी को आयरन की कमी पूरी करने के लिए आंवला हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, गुड़, ये सब खाना चाहिए क्योंकि इनमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। और हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन, यानी कि एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? तो किसी विलेय की जो विघटन दर है वह उसके सरफेस एरिया यानी कि सतह क्षेत्र पर निर्भर करती है। किसी विलेय की विघटन दर उसके सतह क्षेत्र पर यानी कि सरफेस एरिया पर निर्भर करती है। 2018 का क्वेश्चन है, ईवीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए थोड़ा सेट करें, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? यानी कि जो वाष्पीकरण होगा, जो इवेपोरेशन होगा, उसका जो प्रोसेस है वो किसमें क्या होगा? सबसे धीमा होगा, स्लोवेस्ट होगा। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होने पर सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, इस स्थिति में सबसे धीमा होगा। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, या सतह क्षेत्र और तापमान में दोनों में कमी है? देखिए, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी की स्थिति में सबसे धीमा होगा। ठीक है, तो अगर सतह क्षेत्र अधिक होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वाष्पीकरण को कम करने के लिए सतह क्षेत्र को भी कम करना होगा। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें तापमान में वृद्धि के साथ ही वाष्पीकरण तेज हो जाता है। अगर तापमान में वृद्धि करते हैं टेम्परेचर में तो वाष्पीकरण तेज हो जाता है, और तापमान में कमी से क्या होता है? वाष्पीकरण धीमा हो जाता है। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए, क्वथन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। किसका अंतर है? क्वथन और वाष्पीकरण में, यानी कि उबलने में वाष्पीकरण में क्या अंतर है? तो क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण नहीं देखा जा सकता। या क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं बदलती। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो इसमें क्वथन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में जो अंतर है वह वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, परंतु क्वथन केवल और केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर हो सकता है। जैसे जल 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका वो बेस्ट वन ऑप्शन रहेगा। एक किसान, देखिएगा, एक किसान
दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? थ्रेशिंग कहते हैं। जो थ्रेशर मशीन होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? दाने को भूसे से अलग कर लेते हैं। थ्रेसिंग मशीन आप लोगों ने देखी होगी, जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होगा। गेहूं की कटाई में थ्रेशर चलती है ना। धान में भी थ्रेशर शायद चलती है। तो जो थ्रेसिंग होती है वो मुख्यतः गेहूं को अलग करने में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो थ्रेशिंग कहलाएगी ये प्रक्रिया। थ्रेशर मशीन के माध्यम से किया जाता है। रेखा की मां डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। किसके लिए? जो पानी तालाब से लाया जाता है उसमें रेखा की मां रोज फिटकरी डाल देती है। क्यों फिटकरी डालती है? रेखा की मां तालाब से लाए पानी में फिटकरी इसलिए डालती है ताकि जिससे तालाब के पानी में जो अपद्रव्य हैं वो उस फिटकरी से हट जाएं। जो भी पानी में जो अपद्रव्य हैं वो क्या हो, उससे वो नीचे तलहटी में बैठ जाए, पानी स्वच्छ रहे हमारा। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए तालाब के पानी में फिटकरी डाली जाती है। क्वेश्चन कहता है रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए, यानी कि रेत और नमक है, क्या है? रेत है और नमक है, दोनों मिक्स हैं, उनको अलग करने के लिए जो प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, उनके निम्नलिखित 4 जो सीक्वेंस है, क्रम है, उनमें से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? उसमें से क्या किया जाना चाहिए? निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन होगा। निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन, ये 4 होंगे। ठीक है, क्या होगा? निस्यंदन होगा, निस्तारण होगा, फिर वाष्पन होगा, उसके बाद अवसादन होगा, जिसके माध्यम से हम क्या कर पाएंगे? रेत और नमक के मिश्रण को अलग कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, ठीक से पढ़िएगा क्वेश्चन, फिजिक्स के भी क्वेश्चन जिसमें आपको देखने को मिलते हैं ईवीएस में। 15 ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? घनत्व कितना है? घनत्व है 15 ml, आयतन कितना है? 3 ml। तो हमें वस्तु का द्रव्यमान ढूंढना है, वस्तु का द्रव्यमान निकालना है। देखिए आप सभी को पता होगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, मान लो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा, द्रव्यमान इधर आ जाएगा, तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व हो जाएगा। आयतन 3 दिया है, घनत्व 15 दिया है, यानी कि 45 ग्राम हो जाएगा, 45 ग्राम आंसर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 45 ग्राम को टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। बात समझ में आई? तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसमें से कौन सी राशि अदिश है? आपने खूब पढ़ा होगा सदिश राशि, अदिश राशि, है ना। तो देखिए कौन सी इसमें से अदिश राशि है? अदिश राशि आपकी जो द्रव्यमान है यह अदिश राशि है। सुन लीजिए मेरी बात, जिन राशियों में मात्रा और दिशा दोनों होती है, क्या क्या? जिन राशियों में मात्रा और दिशा दोनों होती है वे सदिश राशि कहलाती हैं। मान लो जैसे कि वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया आदि। ठीक है, जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे आपकी चाल हो गई, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? अदिश राशि के अंतर्गत आएगा। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, उसे क्या? एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती, उसे क्या कहा जा सकता है? क्या कहेंगे? उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। जिसमें से जो है कि हमारी लाइट की कोई भी किरण उसमें से ना गुजर पाए तो उसे अपारदर्शी कहते हैं। ऐसी वस्तु जिससे होकर कोई प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती अपारदर्शी कहलाती है। अपारदर्शी यहाँ पे जैसे कि आपकी दीवार हो गई, कितनी भी तगड़ी लाइट मारो दीवार के इस पार से उस पार नहीं जाती, है ना। तो अपारदर्शी यहाँ पे आपकी दीवार हो गई। अच्छा, ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए वो पारदर्शी कहलाती है। क्या कहलाती है? वो पारदर्शी कहलाती है। पारदर्शी जैसे कि आपका जो कांच है वो पारदर्शी होता है, इधर लाइट मारो उधर दिखाई देता है ना। अच्छा,
ऐसी वस्तु जिससे आंशिक रूप से प्रकाश किरण पार हो जाए उसे पारभासी कहते हैं। जैसे कि आपका कागज हो गया, कागज जो होता है उसमें अगर इधर हम लाइट मारेंगे तो उधर आंशिक रूप से यानी कि हल्का फुल्का दिखाई पड़ेगा, क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे पारभासी आपका कागज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कागज आपका पारभासी हो जाएगा। बात क्लियर हुई। ये आपकी दीवार है, ठीक है। अपारदर्शी में आपकी क्या आ जाएगी? दीवार आ जाएगी। पारभासी में आपका कागज आ जाएगा। इसमें बिल्कुल भी लाइट इस पार उस पार नहीं होती, इसमें आंशिक रूप से होती यानी कि हल्की फुल्की। पारदर्शी यानी कि एकदम क्लियर, इधर लाइट मारो उधर दिखाई पड़ेगा यानी कि ये आपका कांच हो गया। बात आपकी क्लियर हुई। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन कहता है पानी के साथ, चलो इसको थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं फिर हम आपको ऑप्शन दिखा देंगे, ठीक है। तो वैसे रीड करने में दिक्कत है। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है ना। आप अगर बाल्टी में पानी भर लेते हैं तो उसमें स्टील की अगर खाली कटोरी डालते हैं तो वो भी ऊपर क्या करेगी? स्विम करेगी, तैरती दिखाई देगी। लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है, वहीं पर एक छोटी सी कील डाल दो वो डूब जाएगी। अरे यहाँ पे खाली कटोरी क्या, भगोना रख दो वो भी डूबता नहीं है। खाली भगोना रखो वो नहीं डूबेगा, कील डाल दो डूब जाती है। इसे डैश फैक्ट द्वारा व्याख्या किया जा सकता है। किसके द्वारा व्याख्या की जा सकता है? ऑप्शन ए के द्वारा। कैसे? स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा होता है। यानी कि यहाँ पे स्टील की कटोरी जो होगी उस पर जो बल लगेगा वह उसके भार की तुलना में क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना उसका वेट होगा कटोरी का उससे ज्यादा उस पर भार पड़ रहा है नीचे से, है ना। तो ये क्या होगा? जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम होगा। लोहे की कील पर जो भार लगेगा, जो बल लगेगा वो उसके भार यानी कि उसके वेट से कम होगा, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आज के। वैसे देखिए कक्षा 5 के विद्यार्थियों, चलो इसको भी बड़ा ही कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग लास्ट में अपनी राय दिया करिए कि और कैसे बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण यानी कि फ्रैक्शन प्रकरण पढ़ाते समय, टॉपिक पढ़ाते समय आप फ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, घर्षण का प्रकरण पढ़ा रहे हैं। शिक्षिका यानी कि कोई टीचर है, यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है, बहुत सारे उदाहरण देती है घर्षण के। घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण गलत है? कौन सा उदाहरण गलत है? देखते हैं भाई कौन सा। आप सभी लोग समझ रहे हैं ना घर्षण क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। हम जब जमीन पर चलते हैं हमारे पैरों और जमीन के बीच लगने वाला फ्रैक्शन है, ठीक है। देखिए हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे जमीन और जूतों के बीच जो बल लगता है वो घर्षण होता है, फ्रैक्शन होता है। अच्छा, ब्रेक लगने पर वाहन रुक जाता है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी उदाहरण है उसका, ठीक है। पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, यहाँ भी फ्रैक्शन बल लग रहा है। लेकिन ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है, ऐसा नहीं है जी। वो घर्षण नहीं, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है। किसके कारण? वो घर्षण के कारण नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे आती है। ये बिल्कुल गलत ही ऑप्शन टीचर दे रही है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, नींबू जो होता है वो साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ये तो बड़ी बात है भाई, है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नमकीन पानी जो होता है उसका घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए जो नींबू होता है वो साधारण पानी में डूब जाता है और नमकीन पानी में नहीं डूबता। क्या कारण होता है? क्योंकि जो नमकीन पानी होता है उसका जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है सर, ठीक है। बात क्लियर हुई। चलिए फिर और बचे हैं 5 क्वेश्चन। कर्णम मलेश्वरी, दिस इज द वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ सीटेट, ठीक है। बहुत पूछा जाता है कर्णम मलेश्वरी के बारे में, हम लोग भी जानते हैं। क्वेश्चन कहता है कर्णम मलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कर्णम मलेश्वरी के बारे में जानना है, नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिन पर हम विचार करते हैं। स्टेटमेंट क्या है कर्णम मलेश्वरी के बारे में? पहली बात है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर हैं। जो कर्णम मलेश्वरी हैं वो वेट लिफ्टर हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो कर्णम मलेश्वरी हैं वो वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं, ओके। वह क्या हैं? अच्छा, दूसरी बात लिखिए वह कर्नाटक की हैं। तो वह कर्नाटक की नहीं है,
वह आंध्र प्रदेश राज्य में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे अगर आंध्र प्रदेश लिखा होता तो ये सही हो जाता, ये गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती हैं। वह एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। ये भी बात सही है जी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है ना। अच्छा, इसके बारे में अब हम भी आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि इसमें 1, 3, 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। सुन लीजिए, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में हम भी आपको बताते हैं थोड़ा। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ख्याति प्राप्ति वेट लिफ्टर है। ठीक है, इनका जन्म जो था वो 1 जून को हुआ था, 1975 में हुआ था। कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म 1 जून 1975 को आंध्र प्रदेश में हुआ था, कर्नाटक में नहीं हुआ था। जब ये 12 साल की थी, ठीक है, तभी से वो भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। छोटे से 12 साल से अभ्यास कर रही हैं, और जिस भी काम के लिए हम लोग अभ्यास करते हैं, जाहिर सी बात है हम उसको बेहतर कर पाते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। एक बार में 130 किलो तक वजन वो उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, ये भी आपका पॉइंट हो सकता था। ठीक है, 29 मेडल, भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। और इनकी जो है 4 बहनें हैं, वो भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं, यानी कि वो भी वेट लिफ्टिंग का मतलब अभ्यास कर रही हैं। इनकी 4 बहनें हैं। बात क्लियर हुई? कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपने जान लिया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? वर्ली नामक स्थान आपका महाराष्ट्र में है सर। वर्ली जो है वो चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। यह वर्ली नामक आदिवासी समुदाय की कला है। जो वर्ली नामक जो कला है, यह आदिवासी समुदाय की कला है। यह जनजाति महाराष्ट्र में रहती है सर। कहाँ रहती है? महाराष्ट्र में रहती है, तथा वह स्थान भी वर्ली के नाम से जाना जाता है जहाँ ये रहते हैं। ये मुंबई के पास स्थित है। यह जनजाति पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और हम लोग देखिए, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? बहुत ही बेहतरीन। कुड़ुक जो है वो कहाँ के लोगों की भाषा है? कुड़ुक जो है यह झारखंड, कुड़ुक जो है यह ओराव जनजाति द्वारा, ये भी आप बात ध्यान रख लीजिएगा, ओराव जनजाति द्वारा झारखंड में बोली जाने वाली भाषा है। जो कुड़ुक है यह कौन सी जनजाति के लोग बोलते हैं? कुड़ुक जो है वो ओराव जनजाति के लोग बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? झारखंड में बोली जाती है। ये जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में निवास करती है। कुड़ुक जो है यह कौन सी जनजाति बोलती है? ओराव जनजाति बोलती है। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? कर्णम मल्लेश्वरी, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, 130 किलो तक वेट उठा सकती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग एक तो कमेंट करके नहीं जाते हैं, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी रही, अपनी राय दीजिए। आपके कमेंट का स्वागत है और बेहतर करने का प्रयास है। ठीक है, ताकि हम और बेहतर क्वेश्चन आपको दे पाएँ। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर डिपेंड करता है, और आपके कमेंट्स बहुत हमें मोटिवेट करते हैं। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? जो चेराव नाच है ये आपके मिजोरम के लोग करते हैं। मिजोरम के लोग फसल पकने पर गांव में त्योहार मनाते हैं। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, मजे करते हैं। चेराव नाच भी उसी समय किया जाता है। ठीक है, इस नाच में क्या होता है कि जमीन पर बांस की डंडी लेकर के दो लोगों को की जोड़ी आमने सामने बैठा दी जाती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर के कूदते और नाचते हैं। तो कोशिश करेंगे अगली बार ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है उनमें सामने पिक्चर भी लगाई जाए, ताकि आप बेहतर समझ पाएं। कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसी रही। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास।